तो मैंने आपको बताया कि कोई आपके पास दो टाइप्स के रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और आपके पास कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो अब इसको हम चार तरीकों से जो है हम लिख सकते हैं, टेबल की मदद से, फंक्शन की मदद से, ग्राफ की मदद से और यूजिंग हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम की मदद से। तो मैंने आपको बताया टेबल की मदद से आप किस तरह लिखेंगे, एग्जांपल मैंने लिए। अब इसी एग्जांपल के ऊपर मैंने बताया कि अगर आप इसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन को लिखें, एफ एक्स जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी की दो वैल्यूज पॉसिबल है, 1/8 कब है, जब एक्स की वैल्यू 0 या 3 हो। तो इसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन को लिखना आसान है, 1/8 जब x 0 और 3 हो, या 3/8 होगी जब x की वैल्यू 1 हो या 2 हो। ठीक है, तो fx जो है, fx क्या है, fx इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ x। fx जो है इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर है, इसलिए इसको हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं और इसलिए हम इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहते हैं और इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो ये सारे नाम एक का मतलब एक ही है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की वजह यह है, आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल है, पार्टिकल डिस्क्रीट होता है या कंटिन्यूअस होता है? आपके पास अब पार्टिकल्स फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, रियल लाइफ में आप देखते हैं, आप मुख्तलिफ चीजों को पार्टिकल से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें पार्टिकल्स की फॉर्म में होती हैं। तो पार्टिकल आपके पास डिस्क्रीट एंटिटी है या कंटिन्यूअस एंटिटी है? बताएं मुझे, पार्टिकल जो है डिस्क्रीट एंटिटी है या कंटिन्यूअस एंटिटी है? आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? हेलो? आ रही है। हाँ, तो पार्टिकल क्या होता है, डिस्क्रीट होता है या कंटिन्यूअस होता है? अब मिसाल के तौर पे फर्ज करें आपके पास पाउडर है, अब पाउडर को हवा में फेंकते हैं, अब पाउडर पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, तो जो उसके जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हैं, ठीक है ना, उनमें कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो हर पार्टिकल की अपनी अपनी हरकत होगी, हर पार्टिकल की अपनी अपनी डेस्टिनी होगी। तो जब आप पाउडर को छिड़केंगे या हवा में फेंकेंगे तो हर पार्टिकल जो होगा अपनी अपनी राह पे चल पड़ेगा, हर पार्टिकल दूसरे से जो है वो सेपरेट है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये डिस्क्रीट होते हैं। अगर ये डिस्क्रीट है, ठीक है, हर एक दूसरे से सेपरेट है, हर एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है ना। लेकिन अगर फर्ज करें आप एक चादर है या जैसे पैराशूट है, आप उसको हवा में फेंकते हैं, तो अब पैराशूट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे के साथ उनको जोड़ देती हैं। तो जो एक चादर आपके पास होगी या जो शीट होगी या पैराशूट है, उसकी हरकत किस तरह होगी? उसमें ऐसे नहीं होगा कि उसका हर पार्टिकल अपने अपनी राह पे चल पड़े, ऐसे नहीं होगा कि उसके हर पार्टिकल की हरकत दूसरे से डिफरेंट हो, बल्कि वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो उसकी जो हरकत है वो डिफरेंट होगी, वो एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है। तो आपके पास जो पाउडर है, पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं, पाउडर जो है वो डिस्क्रीट है और जो आपके पास शीट है वो आपके पास कंटिन्यूअस है। तो जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं ना वो डिस्क्रीट होते हैं, ठीक है। तो अब पार्टिकल अगर डिस्क्रीट है आपके पास तो उनकी प्रॉपर्टी होती है उनकी मास। तो मास जो है वो एक डिस्क्रीट एंटिटी की प्रॉपर्टी, डिस्क्रीट एंटिटी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी मास। जैसे अगर आपके पास एक पार्टिकल है तो जो पार्टिकल है उसकी मास इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है। एक दूसरी प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब अगर कोई आपके पास किसी चीज का वॉल्यूम 0 हो तो उसकी डेंसिटी जो है वो अनडिफाइन हो जाएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी m डिवाइडेड बाय 0, तो वो अनडिफाइन है। तो उसके लिए फिर डेंसिटी इंपॉर्टेंट नहीं होगी या डेंसिटी डिफाइन करना मुश्किल होगा, लेकिन उसकी जो मास होगी वो इंपॉर्टेंट होगी, मास को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल है तो पार्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है मास, उसकी मास को आप डिफाइन कर सकते हैं, उसकी मास में आप इंटरेस्टेड होते हैं। पार्टिकल्स होते हैं डिस्क्रीट, जैसे पाउडर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास गोश्त है, आप कीमा बनाते हैं, तो आप उसको कीमा बना के आप उसको डिस्क्रीटाइज कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्टिकल्स में अलग अलग कर रहे होते हैं, उसको आप डिस्क्रीटाइज कर रहे हैं। जितना ज्यादा अच्छा कीमा बनेगा वो उतना अच्छा डिस्क्रीटाइज होगा। लेकिन जब वो एक गोश्त का टुकड़ा था तो वो जुड़े हुए थे सारे पार्टिकल्स, वो कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट था। तो पार्टिकल डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट होता है और पार्टिकल की इंपॉर्टेंट चीज उसकी मास होती है। तो अब क्योंकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी वाला जो फंक्शन है उसको हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये मास का लफ्ज किस तरह आ रहा है? फिजिक्स से आ रहा है। लेकिन आपके पास अगर कोई ऐसी चीज है वो कंटिन्यूअस है, जैसे आपके पास कोई बॉल है, एक ठोस आपके पास सॉलिड बॉल है, तो उसकी मास तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वो कितनी भारी है। आप उसको खींचकर अगर आप किसी के सर पर मारे तो अब इस बात में वो इंटरेस्टेड होगा उसको कितनी चोट लगती है, वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पर। अगर एक ही साइज की दो बॉल्स हो और उनकी डेंसिटी मुख्तलिफ हो तो जाहिर है एक हल्की और एक भारी हो, एक लोहे की हो आपके पास और एक आपके पास जो है
वो घास की हो तो उनकी डेंसिटी जो है वो इंपॉर्टेंट होगी। तो जो आपके पास कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जिनका वॉल्यूम होता है, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनके लिए डेंसिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो आगे हम देखेंगे जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, उनके जब हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वहां पे हम मास का वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डेंसिटी का। वहां पे हम डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो बात समझ में आ रही है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मास का वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मास। जब भी आप मास यूज करेंगे तो आपके जहन में डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट का तस्वुर आना चाहिए। पार्टिकल डिस्क्रीट होता है और उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मास है। और जो आपके पास कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई चादर है, कोई शीट है, पैराशूट है, तो वो एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, उसकी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई बॉल है तो उसकी इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है डेंसिटी। तो ये जो आप सेकंड आपके पास है कि आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप फंक्शन की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इसको हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये एक्स की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, तो ये इसका नाम है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी है, मास इस वजह से क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है। या इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं क्योंकि ये एक्स की जो डिफरेंट वैल्यूज है उनकी प्रोबेबिलिटी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो बता रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसकी नोटेशन है पी ऑफ एक्स। अच्छा, ये स्मॉल एक्स मैंने लिया है, कैपिटल एक्स क्यों नहीं लिया मैंने, मुझे बताएं। कैपिटल एक्स अगर मैं लेता तो क्या गलती होती। हम जो है वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज बताते हैं, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी नहीं बताते। कैपिटल एक्स का मतलब है रैंडम वेरिएबल और स्मॉल एक्स का मतलब है उसकी वैल्यूज। तो जो कैपिटल एक्स है रैंडम वेरिएबल, उसकी वैल्यू जब एक्स के बराबर होगी तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखें कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स में फर्क है, रैंडम वेरिएबल इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स वैल्यूज, तो ये फर्क आप सामने रखिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, तो स्मॉल एक्स आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, या इससे भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल्स x इज इक्वल टू स्मॉल x, यानी रैंडम वेरिएबल x किसी स्मॉल वैल्यू x के बराबर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम सिंपली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से डिनोट करते हैं, fx, इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं, मुख्तसर हम इसको पीएमएफ कहते हैं, पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल में ले रहा हूँ। अच्छा, पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज बता दूं, जो प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, क्योंकि ये x की किसी भी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, fx इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल्स इज इक्वल टू सम वैल्यू x। इसको आप सिंपली p ऑफ स्मॉल x भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के बराबर है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होती है, क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है? हाँ बताएं मुझे, क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है? प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती और प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती। तो जो fx है इसमें सेकंड प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x कैलकुलेट कर रहा है, तो इज नेवर नेगेटिव। ये जीरो हो सकता है, जीरो उस वक्त होगा जब इम्पॉसिबल इवेंट हो, तो प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो fx जो है या तो वो इज इक्वल टू जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो। तो fx इज नेवर नेगेटिव, fx इज नेवर नेगेटिव क्योंकि प्रोबेबिलिटी के बराबर है। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। आपको पता है कि x की जो रैंडम वेरिएबल की तमाम वैल्यूज, तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है। अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज है वो fx के बराबर है, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ fx यानी सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो आप किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन fx डिफाइन करते हैं, तो ये इसमें 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी ये है कि fx जो है वो रैंडम वेरिएबल x किसी भी वैल्यू x की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है। fx इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू x, या प्रोबेबिलिटी ऑफ x। और क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो नेवर नेगेटिव, या तो ये जीरो हो सकता है या ग्रेटर देन जीरो होगा। और ये क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी तमाम वैल्यूज का जो सम है वो सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू 1। ये 3 प्रोबेबिलिटीज है। अब एक में और एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें मैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को लिखूंगा या प्रोबेबिलिटी फंक्शन को लिखूंगा। अब ये एग्जांपल है आपके पास एक बैच है, उसके अंदर जो है आपके पास 7 गुड प्रोडक्ट्स हैं और 4 डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है आपके पास वो 11 है। तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है आपके पास दैट इज 11, जिसमें 7 जो है आपके पास वो गुड है और जो 4 है आपके पास वो डिफेक्टिव है। ठीक है, अब आप उनसे रैंडमली जो है 3 प्रोडक्ट्स को आप रैंडमली चूज करते हैं। तो अब कौन सी 3 प्रोडक्ट्स आएंगी, वो कुछ भी हो सकता है तीनों गुड हो सकता है 2 गुड हो 1 डिफेक्टिव हो सकता है 1 गुड हो 2 डिफेक्टिव हो सकता है तीनों डिफेक्टिव हो। ये 4 केसेस पॉसिबल है, आपको नहीं पता कौन सा होगा। तो आप 3 प्रोडक्ट्स को जो आप रैंडमली जो है वो आप चूज कर रहे हैं, बगैर देखे आपको नहीं पता कि आप कौन से प्रोडक्ट्स चूज कर रहे हैं। तो देन राइट द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तो आप जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट है आप उसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन को लिखें। तो यहाँ पे ये जो सैंपल स्पेस है आपके पास,
7 गुड प्रोडक्ट्स की और 4 डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की, जो बैच में जो 11 प्रोडक्ट्स हैं, ये आपकी सैंपल स्पेस है। इसको बाद ये रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। रैंडम वेरिएबल क्या है आपके पास? नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। आप इसमें इंटरेस्टेड है, आप इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखना चाहते हैं, तो ये आपने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया। एक्स जो है, कैपिटल एक्स हमेशा आ रहेगा, रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स होता है, इसकी पॉसिबल वैल्यूज स्मॉल होती हैं, स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एक्स है नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तो अब एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, याद रखें आप जो है 3 प्रोडक्ट्स को आप चूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर ही आपने बताना है कि कितने डिफेक्टिव प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो अब अगर आप 3 प्रोडक्ट्स को रैंडमली चूज करें, तो हो सकता है कि कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना हो, x0 हो, या एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो x1 हो, या 2 डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो x2 हो, या तीनों के तीनों डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो x3 हो। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं स्मॉल x वो 0 1 2 3 है, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट है आपके पास, याद रखें वो 4 है। उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 3 चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आपने 3 ही प्रोडक्ट्स को चूज करना है। तो अब इसमें हम इस बात में इंटरेस्टेड है, एक तो पहली चीज ये है कि टोटल आपके पास 11 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आप कौन से 3 ऑब्जेक्ट्स को आप चूज कर रहे हैं। तो अगर मैं ये मालूम करूं कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं ऑफ सिलेक्टिंग 3 प्रोडक्ट फ्रॉम 11 प्रोडक्ट्स विदाउट एनी कंडीशन, बगैर किसी कंडीशन के, जब भी मैं कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करता बगैर किसी कंडीशन के, तो मैं टोटल नंबर ऑफ वेज यानी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस निकालता हूं, नंबर ऑफ एन में निकालता हूं। तो अगर 11 ऑब्जेक्ट्स में से आप कोई से 3 ऑब्जेक्ट्स बगैर किसी कंडीशन के चूज करें, तो ये काम आप कॉम्बिनेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। आप 11 कॉम्बिनेशन 3 तरीकों से आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम आउट ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब हम किस चीज में इंटरेस्टेड है? हम इस चीज में इंटरेस्टेड है कि जो है प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव हो। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज जो है मैंने आपको दिखा दी है। तो अब अगर फर्ज करें आप 3 ऑब्जेक्ट्स जो है आप चूज कर रहे हैं, वी हैव टू चूज 3 प्रोडक्ट्स, उसमें से अगर एक्स ऑफ देम, उसमें से एक्स जो हो वो आपके पास डिफेक्टिव हो, तो 3 में से जो बाकी बचेंगी एक्स को निकाल कर, यानी 3 माइनस एक्स, वो आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो नॉन डिफेक्टिव होंगे, यानी गुड प्रोडक्ट होंगे। तो अगर आप एक्स डिफेक्टिव प्रोडक्ट चूज करते हैं आउट ऑफ 3, तो जो रिमेनिंग 3 माइनस एक्स होंगे आपके पास वो गुड प्रोडक्ट होंगे। तो अगर मैं ये मालूम करना चाहूंगा जो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एक्स डिफेक्टिव एंड 3 माइनस एक्स गुड प्रोडक्ट आउट ऑफ 3 प्रोडक्ट, अगर मैं 3 प्रोडक्ट्स को चूज करूं और उसमें एक्स डिफेक्टिव हो और 3 माइनस एक्स गुड हो, तो ये काम मैं कितने तरीकों से कर सकता हूं? तो ये वो इवेंट है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आवर इवेंट ए है, तो टोटल 4 डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स में से एक्स डिफेक्टिव प्रोडक्ट को चूज करने के तरीके कितने? 4 कॉम्बिनेशन एक्स। तो जब हम एक्स डिफेक्टिव प्रोडक्ट को चूज करेंगे, तो बाकी जो रिमेनिंग होंगे 3 माइनस एक्स, वो जो होंगे नॉन डिफेक्टिव होंगे, गुड होंगे। तो इनको जो हम 7 गुड प्रोडक्ट है उनमें से चूज करेंगे। तो 4 डिफेक्टिव में से एक्स डिफेक्टिव चूज करने के तरीके हैं 4 कॉम्बिनेशन एक्स। तो ये जो आपके पास 4 कॉम्बिनेशन एक्स है, ये आपके पास क्या है? ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट को चूज करने के तरीके हैं। और फिर उसके बाद जो आपके पास गुड प्रोडक्ट है, आउट ऑफ 7 जो रिमेनिंग 3 माइनस एक्स प्रोडक्ट हैं वो गुड होने चाहिए। तो 7 प्रोडक्ट्स में से 3 माइनस एक्स प्रोडक्ट्स को चूज करने के जो तरीके आपके पास वो 7 कॉम्बिनेशन 3 माइनस एक्स है। तो ऑल टुगेदर ये दोनों काम करने के तरीके हम मल्टीप्लिकेशन रूल से निकालेंगे, यानी 4 डिफेक्टिव में से एक्स डिफेक्टिव और 7 गुड में से रिमेनिंग 3 माइनस एक्स डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकालने के तरीके क्या? 4 कॉम्बिनेशन एक्स इंटू 7 कॉम्बिनेशन 3 माइनस एक्स। तो अब मैं प्रोबेबिलिटी जो है मैं निकाल सकता हूँ। जो मेरी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय एनएस। तो जो मेरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन है पी एक्स, जिसको मैं एफ एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, तो ऊपर जो है मैं एक्स डिफेक्टिव प्रोडक्ट चूज कर रहा हूँ, तो उसके तरीके 4 कॉम्बिनेशन एक्स इंटू 7 कॉम्बिनेशन 3 माइनस एक्स है। और नीचे मैं टोटल 3 प्रोडक्ट ले रहा हूँ बगैर किसी कंडीशन के, एनएस 11 कॉम्बिनेशन 3 है। तो ये मेरे पास जो है ये जो मेरे पास एक्सपेरिमेंट था, इसमें जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था, ये इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन का फॉर्मूला है। fx इज इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशन x इनटू 7 कॉम्बिनेशन 3 माइनस x होल डिवाइडेड बाय 11 कॉम्बिनेशन 3। और इसमें आगे मैं बता रहा हूँ जो रैंडम वेरिएबल x था, जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, वो उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 0 1 2 3, ठीक है। अब अगर मैं x की वैल्यूज को इसमें बारी बारी पुट करूं, तो मैं इस फार्मूले से जो है x की हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूं। तो बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, तो वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो इस तरह मैं x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या x की किसी भी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं। यानी f0 क्या है, यानी अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट चूज ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो x0 के लिए जब आप इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन में x की जगह 0 रखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 4 कॉम्बिनेशन 0 इंटू 7 कॉम्बिनेशन 3 माइनस 0, इसको सॉल्व किया, 4 कॉम्बिनेशन 0 इंटू 7 कॉम्बिनेशन 3 ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में 11 कॉम्बिनेशन 3। इसको कॉम्बिनेशन से सॉल्व करके जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी डेसिमल में आ जाएगी 0.212। तो अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना हो आउट ऑफ 3,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.212 है या 21.2% चांस है। इस तरह अगर एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट यानी अगर x की वैल्यू 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी f1। तो इस फार्मूले में x की जगह हमने 1 पुट करके सॉल्व कर लिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इस तरह फिर इसी फार्मूले में अगर दो डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो x2 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यानी f2। तो इस फार्मूले में ये जो फार्मूला है ये जनरल फार्मूला है, x की वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर रहे हैं, x की जगह 2 रख के इसे सॉल्व कर लिया तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई और फिर x3 रख के सॉल्व कर लिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो अब इस x की वैल्यूज और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को हमने एक टेबल में लिख दिया तो ये x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया यानी x और fx का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अगर x 0 इसकी प्रोबेबिलिटी 0.212 है, 1 की लिख दी, 2 की, 3 की, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ f या सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1। तो हमने चेक कर लिया समेशन fx इज इक्वल टू 1। तो इसमें अगर आप राउंड करते हैं तो राउंडिंग की वजह से कुछ एरर हो सकती है, तो हो सकता है ये एक्जैक्टली 1 ना हो, 0.99 या 0.98 हो, वो राउंडिंग की वजह से एरर होगी, तो ये थोड़ी बहुत एरर चलेगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एरर ये 0.6 आ रहा है, 0.7, तो इसका मतलब है आपने कुछ गलती करी है। तो जो सब आना चाहिए fx की तमाम वैल्यूज का वो बनाना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल समझ गए आप या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? एग्जाम्पल समझ गए? हेलो, यस सर समझ गए। अच्छा में तो नहीं था कि ग्राफ से करो या हिस्टोग्राम से, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ग्राफ से करना है, टेबल से करना है या हिस्टोग्राम बताना है? समझ गया सर। उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो देखें इसमें अगर आपसे कहता है आप ग्राफिकली करें तो जाहिर है फिर आप आपसे कहा जाता है आप ग्राफ प्लॉट कर दें तो आप ग्राफ प्लॉट कर देंगे। आपसे कहा जाता है आप प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम बना दें, आप प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम बना देंगे। आपसे कहा जाता है आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना तो आप टेबल बना देंगे। आपसे कहा जाता है आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखें तो आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। तो आपको कहा जाएगा, आपको बताया जाएगा। तो आपको चारों करने की जरूरत नहीं है, ये चारों हम यूज करें, चारों टूल जो आपसे कहा जाए आप उसको करें, लेकिन आपको चारों आने चाहिए, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके पास क्या है, टू राइट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम अलजेब्रिकली जो है यूज कर सकते हैं। तो आगे जो हमारी जो ज्यादा डिस्कशन होगी ना तो वो रिलेट करेगी जो अलजेब्रिक फॉर्म है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अलजेब्रिक फॉर्म है, यानी उसका फंक्शन लिखें इन टर्म्स ऑफ एक्स, fx लिखें, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए, आपके पास ये काम हो गया है। अब आ जाइए हम ग्राफ की मदद से जो है किस तरीके से, तीसरा तरीका एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने का। तो अब जैसे यही आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था, आप तीन कॉइन्स को एक साथ टॉस करें और उस पर आपने रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन किया था, x था, नंबर ऑफ हेड। तो अगर x 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। तो x की वैल्यूज को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, 0 1 2 3, ये x की पॉसिबल वैल्यूज है रैंडम वेरिएबल की। स्मॉल x याद रखिए वैल्यूज को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और y एक्सिस के ऊपर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज यानी fx या px लिखेंगे। तो अगर x की वैल्यू 0 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो 0 के ऊपर आप जो लाइन बनाएंगे उसकी हाइट जो होगी वो इसकी प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी। तो 0 के ऊपर ये जो ब्लू लाइन बनाई है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो इसकी लेंथ 1/8 था। कि इस तरह अगर x की वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ हेड 1 हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 है। x की वैल्यू 2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/8 है, और x की वैल्यू 3 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/8 है। तो ये ग्राफ सर ये अपनी मर्जी से लिखा है जी, अपनी मर्जी से लाने लगा नहीं अपनी मर्जी से नहीं लिखा, ये अभी मैंने ये बताया था ना, ये रहा, ये रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था ना हमने। ये आपके पास एग्जांपल देगा, आप एक कॉइन्स को 3 दफा टॉस कर रहे हैं, ये सैंपल स्पेस है, इसमें रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ हेड्स। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8 है, 1 की 3/8 है। तो यही जो एग्जांपल है इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसी के लिए मैंने fx लिखा था, फिर एक डिफरेंट एग्जांपल ली थी। अब यही जो एग्जांपल जो पीछे आपने पढ़ी है जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप निकाल चुके हैं, तो ये उसी को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज पहले मैंने जो है वो कैलकुलेट की है। अच्छा ये जो इसका ग्राफ है इसमें क्या खास बात नजर आ रही है आपको, मुझे कोई खास बात बता सकते हैं इसमें क्या है? ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल यानी राइट और लेफ्ट पार्ट सेम है, ठीक है। तो अब आ जाइए, ये इसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का प्लॉट मैंने बनाया, ठीक है। ये तीसरा तरीका है, इसमें जो हाइट है आपके पास किसी भी वैल्यू की वो प्रोबेबिलिटी के बराबर। ये पीछे किसकी बैकग्राउंड में आवाज आ रही है उसको बंद करें, अपने माइक को बंद करो, आवाज नहीं आए, माइक को बंद करो। कौन है ये? ठीक है, तो अब ये चौथा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि हिस्टोग्राम की मदद से भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही एग्जांपल है, 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ हेड्स। तो अब यही जो आपने प्रोबेबिलिटी मार्क्स फंक्शन है, इसमें आप प्रोबेबिलिटीज को एक सिंगल लाइन से डिनोट कर रहे हैं, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप सिंगल लाइन के बजाय एक रेक्टेंगल से, एक बार से रिप्रेजेंट करें, यानी जो बार है उसके सेंटर पे वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे जो अभी वैल्यू थी आपके पास 0 थी, ये सेंटर पे ले लें और इक्वल विथ आप दोनों साइड पे इसको एक्सटेंड करके एक जो है बार बना लें।
तो अब यहाँ पे जो हाइट ऑफ द बार है आपके पास, यानी इसको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाइट ऑफ द जो हिस्टोग्राम है या जो हाइट ऑफ द बार है वो प्रोबेबिलिटी के बराबर है। तो ये जो x की वैल्यू 0 इसके सेंटर पर, ये जो बार है जिसके सेंटर पे वैल्यू 0 है, इसकी जो हाइट है वो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 के बराबर है। फिर 1 के ऊपर ये जो बार है जिसका सेंटर x की वैल्यू 1 पर है, तो इसकी जो हाइट है वो 3/8 है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी है इस तरह 2 है। इसकी हाइट भी 3/8 है, इसकी प्रोबेबिलिटी के बराबर है। और 3 के ऊपर 3 को हमने सेंटर में रख के जो बार बनाया है या रेक्टेंगल बनाया है, तो इसकी जो हाइट है आपके पास वो 1/8 है। तो आप देख रहे हैं ये जो हिस्टोग्राम है ये सिमेट्रिकल है, इसके राइट और लेफ्ट पार्ट जो है वो आपके पास सेम है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी होती है वो सिमेट्रिकल होती है, सेंटर पर एक इमेजिनरी लाइन बनाए तो उसका राइट और लेफ्ट पार्ट जो होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, इंपॉर्टेंस होती है इस बात की कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल है, उससे का ताल्लुक होता है स्क्यूनेस के साथ। तो आगे हम पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको मैं बताया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो सकती है, नॉन सिमेट्रिकल हो सकती है। तो समझ गए आप यहाँ पे, ये बात क्लियर है या किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बात क्लियर है, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? यस अच्छा, अब आ जाइए, तो मैंने आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं। अब ये मैं एक्सरसाइज पे जा रहा हूँ, तो ये एक्सरसाइजेज हैं आपके पास, आपके बुक की एक्सरसाइज है 3.1। तो अब इसमें डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं, आपने इनको क्लासिफाई करना है कि इनमें कौन से रैंडम वेरिएबल्स डिस्क्रीट है और कौन से रैंडम वेरिएबल जो आपके पास कंटिन्यूअस। याद रखें जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होते हैं वो सिर्फ डेफिनेट वैल्यूज ले सकते हैं और वो जंप्स में चेंज होते हैं, कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होते। जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैं वो आपके पास किसी भी गिवन रेंज में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, वो कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं। आमतौर पे जो काउंटिंग डेटा होता है वो डिस्क्रीट होता है और जो मेजरमेंट डेटा होता है वो कंटिन्यूअस होता है। हाइट को आप काउंट नहीं करते, मेजर करते हैं, तो हाइट जो है वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। लेकिन आप नंबर ऑफ टेलीफोन्स को या नंबर ऑफ हेड को आप काउंट करते हैं, मेजर नहीं करते, वो काउंटिंग डेटा वो डिस्क्रीट है। तो अब इसमें मुझे बताइए एक्स क्या है? द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स पर ईयर इन वर्जीनिया। वर्जीनिया में हर साल कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, या कराची में हर साल कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनकी तादाद। तो ये तो एक्स क्या है आपके पास, बताएं मुझे, डिस्क्रीट है या आपके पास ये रैंडम वेरिएबल है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, कौन सा है ये? इसमें आप काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ एक्सीडेंट से, काउंट कर रहा है ना, काउंटिंग, तो उसकी वैल्यूज डेफिनेट हो गया। तो एक एक्सीडेंट हो या दो हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, 0 या 1 हो या 2 हो 3, इस तरह जंप्स में इसकी वैल्यूज है। एक्स जो आपके पास वो डिस्क्रीट है। अब मुझे बताइए दूसरा रैंडम वेरिएबल है वाई। वाई आपके पास क्या है? द लेंथ ऑफ टाइम टू प्ले 18 होल्स ऑफ गोल्फ। गोल्फ आप खेलते हैं तो उसमें जो भी टाइम आपको लगता है, तो जो टाइम आपके पास है, टाइम डिस्क्रीट होता है या कंटिन्यूअस होता है? हाँ बताएं मुझे। डिस्क्रीट डिस्क्रीट, सोच ले डिस्क्रीट कैसा होता है? क्या टाइम की सिर्फ डेफिनेट वैल्यूज पॉसिबल है? क्या टाइम अपनी वैल्यूज जंप में लेता है? 1 मिनट के बाद वो 2 मिनट होगा फौरन, फिर 3 मिनट होगा, बीच में कोई वैल्यू नहीं लेगा। टाइम जो होता है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है। 1 मिनट, फिर 1.1, 1.11, 1.2, 1.3। तो जो टाइम आपके पास वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है। तो वाई जो है आपके पास वो एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है? टाइम हो गई, हाइट हो गई आपके पास, वेट हो गया आपके पास, आईक्यू लेवल हो गया आपके पास, ये सब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। मास जो है, मास क्या है? कंटिन्यूअस है, रैंडम है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो भी कंटिन्यूअस रैंडम कंटिन्यूस वेरिएबल। होगा। अच्छा मुझे बताए, एम है आपके पास, ये आपको रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है। एम क्या है? द अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड ईयरली बाय अ पार्टिकुलर काउ। एक खास काउ है, वो हर ईयरली एक साल में जो भी मिल्क प्रोड्यूस कर रही है उसका कंटिन्यूस अमाउंट क्या है आपके पास? आप उसको मेजर करते हैं, लीटर में मेजर करते हैं, वो वॉल्यूम है, वो भी आपके पास क्या है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो एम जो है आपके पास ये भी जो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो अच्छा अब मुझे बताइए इसी तरह एन जो है, नंबर ऑफ एग्स लेड ईच मंथ बाय ए हैन। एक मुर्गी हर महीने जितने भी अंडे दे रही है उसकी तादाद। तो एन क्या है? डिस्क्रीट डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह आप बाकी पार्ट्स आप मुझे खुद बताएं, आप जो आपके सामने स्क्रीन है इसको पढ़ लें। अब उसके बाद आपके पास पी है। पी क्या चीज है? कैपिटल पी, द नंबर ऑफ डिस्क्रीट बिल्डिंग परमिट्स इशूड ईच मंथ इन ए सर्टेन सिटी। तो हर शहर में जो बिल्डिंग के जो परमिट्स आप इशू करते हैं उनकी तादाद, तो ये भी तादाद है, नंबर को काउंट कर रहा है। तो ये भी आपके पास क्या है? डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। जो लास्ट है आपके पास क्यू, द वेट ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस पर कंटिन्यूस एकड़। पर एकड़ आप जितना जो भी आप फसल को काश्त कर रहे हैं, तो पर एकड़ आप जितना भी ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका वेट, तो वेट भी आपके पास क्या है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो ये कंटिन्यूअस है। तो याद रखिए ये जो रैंडम वेरिएबल्स आपके पास हैं, अब अगर फर्स्ट करें, मैं एक और रैंडम वेरिएबल जो है आपको डिफाइन करता हूं, एल या के है आपके पास,
के जो है आपके पास के जो है वो नंबर ऑफ हेड्स ऑन ए पर्सन है, नंबर ऑफ हेड्स ऑन ए पर्सन। तो आप मुझे बताएं जो के है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है? डिस्क्रीट डिस्क्रीट अच्छा, और किसी का आंसर डिस्क्रीट तो गलत है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं है, फिर ये गलत कंटिन्यूअस है। होगा। ये कंटिन्यूअस भी नहीं है, ये भी गलत है। ये ना तो डिस्क्रीट है और ना ही कंटिन्यूअस है। क्यों बताएं वजह? भाई ये रैंडम वेरिएबल ही सर नहीं है। ऑप्शन दे तो फिर बता सकेंगे। सर ये ये तो रैंडम वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये तो वो सैंपल स्पेस है, वो सैंपल स्पेस क्या सेट ऑफ ऑल पर्संस है, ये रैंडम वेरिएबल ही नहीं है। क्यों? रैंडम वेरिएबल जो है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, मैं स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहा हूं, तो ये गलती कर रहा हूं कि मैं रैंडम वेरिएबल डिफाइन नहीं कर रहा। अगर इसको मैं कैपिटल के से डिफाइन करूं तो नाउ इट बिकम्स ए रैंडम वेरिएबल। तो रिमेंबर ये टेक्निकल चीज है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी रैंडम वेरिएबल को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, अगर आप स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं तो वो रैंडम वेरिएबल ही नहीं है। फिर उसके बारे में ये सवाल करना कि वो डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस है, वो बेमाने है। बात समझ में आ रही है? वो उसी वक्त क्वेश्चन जो है मीनिंगफुल होगा जब वो रैंडम वेरिएबल हो। जब एक चीज रैंडम वेरिएबल ही नहीं है तो फिर आगे हम कोई बात ही नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी गलती थी। हाँ, अब ये रैंडम वेरिएबल है और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो मुझे बताइए यहाँ तक किसी को अगर कुछ पूछना है, या आज जो मैंने चीजें पढ़ी हैं इसमें अगर कोई भी चीजें जो आपको समझ में नहीं आई हो तो पूछे मुझसे, कोई भी चीज जो आपको समझ में नहीं आई हो। मैंने आपको क्या बताया, मैं एक रिपीट कर देता हूँ। ये चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम रैंडम वेरिएबल्स और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। तो पहले मैंने आपको डिफाइन किया इक्वली लाइकली आउटकम्स, ऐसे आउटकम जिनमें सबके ऑकरेंस की जो प्रोबेबिलिटीज है, सबके हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटीज है वो सेम हो, इक्वल हो। तो अब उनको हम इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। अब जैसे अगर आप दो आउटकम्स है तो हर एक इक्वली लाइकली, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। 6 आउटकम्स इक्वली लाइकली, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 10 आउटकम्स इक्वली लाइकली, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/10 है। n आउटकम्स इक्वली लाइकली है तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/n है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो s है उसकी तमाम आउटकम उसमें जितने भी उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम जो होता है हमेशा 1 होता है। सम ऑफ probabilities of all outcomes in a sample space is always equal to 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके पास प्रॉपर्टी है, तो जो आपने याद रखनी है। ठीक है, अब फिर मैंने एग्जांपल आपको करवाया। एक लोडेड कॉइन है, लोडेड कॉइन जिसमें आउटकम्स इक्वली लाइकली ना हो। जैसे एक साइड पे आप कॉइन के चिकदम चिपका देंगे तो वो अनफेयर हो जाएगा। तो अगर इस तरह आपको अनफेयर या लोडेड इवेंट्स दिए हुए हैं, उसमें ये बताया जाएगा कि जो भी आउटकम्स है उनकी प्रोबेबिलिटीज में क्या रिलेशन है, तो उसको आप अलजेब्रा की मदद से दो तरीकों से सॉल्व करके तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। एग्जांपल मैंने आपको करवाया। फिर मैंने रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो रैंडम वेरिएबल जो है एक सैंपल स्पेस के ऊपर हम डिफाइन करते हैं, इसकी वैल्यूज नंबर्स में होती हैं, ये अपनी वैल्यूज रैंडमली लेता है। और जब सैंपल स्पेस का कोई भी आउटकम आता है तो उसकी वैल्यूज रैंडमली चेंज होती है, या ये सैंपल स्पेस के हर मेंबर के साथ एक नंबर को जो है एसोसिएट कर देता है। ये एक रूल है या फंक्शन है जो सैंपल स्पेस के हर मेंबर के साथ एक नंबर हमें देता है। ठीक है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी हम बताएंगे, यानी रैंडम वेरिएबल की सारी पॉसिबल वैल्यूज और उसके अगेंस्ट उसकी प्रोबेबिलिटीज अगर हम बताएं तो ये जो टेबल होगा इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। फिर मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स करवाए, मुख्तलिफ सैंपल स्पेस के ऊपर मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया। आप एक सैंपल स्पेस के ऊपर एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये कि रैंडम वेरिएबल्स जो है उसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, उसकी पॉसिबल वैल्यूज को कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। दे आर नॉट सेम। Capital X is not equal to small x. A random variable is not equal to its values. Important चीज है, आप इसको प्रोबेबिलिटीज लिख सकते हो। तो दो टाइप्स के रैंडम वेरिएबल मैंने आपको बताया। एक आपके पास जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। फिर मैंने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को स्टडी किया। जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है आपके पास उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लिखना चाहते हैं तो ये चार तरीकों से लिख सकते हैं, टेबल की मदद से, फंक्शन की मदद से, ग्राफ की मदद से, हिस्टोग्राम की मदद से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फंक्शन की मदद से किस तरह लिखें, तो मैंने हर एक की एग्जांपल आपको बताइए। तो जो हम फंक्शन की मदद से लिखते हैं, इस एफ एक्स से हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को, इसको हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट के साथ मास इंपॉर्टेंट चीज होती है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं या सिंपली पीएमएफ भी कहते हैं। फिर मैंने आपको एग्जांपल करवाई जिसमें मैंने पीएमएफ लिखा, और फिर जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने अब आपको बताई है। पहली प्रॉपर्टी है कि एफ एक्स जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, रैंडम वेरिएबल की कोई भी वैल्यू एक्स है उसकी प्रोबेबिलिटी एफ एक्स है, और ये क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कभी नेगेटिव नहीं होगा तो एफ एक्स इज नेवर नेगेटिव। एफ एक्स जीरो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। और क्योंकि एफ एक्स प्रोबेबिलिटीज है तो तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ, सम ऑफ एफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई, उसमें मैंने एफ एक्स आपको जो उसका फार्मूला लिख के दिखाया, और फिर मैंने बताया कि आप एक्स की डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज उसमें रखते जाएंगे
तो जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आपके पास आ जाएंगी फिर उसका आप टेबल बना लेंगे और एक्स की तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम आप लेंगे वो हमेशा 1 होगा। फिर ये एक्सरसाइज, फिर मैंने ग्राफ बताया किस तरह बनाते हैं, हिस्टोग्राम बताया किस तरह बनाती है, आसान चीजें। फिर मैंने एक्सरसाइज में बताया डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स गिवन है, आपने आइडेंटिफाई करना है इसमें डिस्क्रीट कौन से और कंटीन्यूअस कौन से। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? जी जी पूछें आप। सर वो वाइवा के बारे में पूछ